Hello everyone, welcome to Chandra IS classes. This is Pooja and today I will teach you respiration. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था तो हमने कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे कि कैसे कैसे होता है पूरा सिस्टम वे में, और लास्ट में हम लोग पहुंचे थे थोरेसिस चैम्बर, यानी हमारे लंग में मैंने बताया था लंग्स में मसल्स नहीं होते हैं, तो कैसे अगर हमारा लंग्स मसल समझ लीजिए एक बलून को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ तो करना होगा। तो उसको क्या करते हैं, एक केज में आप यू फील दैट कि आपके साइड में रिप्स है, रिप्स को आप दबाएंगे नहीं दब सकता, तो ये सब मिलके एक केज फॉर्म कर रहे हैं। आगे आपका नेक, ठीक है, नेक ऊपर से नीचे आपका ये डायफ्राम, जैसे ये है, यहाँ पे देखिए मैं यही सब चीजें चल रही थी बस समझाने के लिए। जैसे ये आपका लंग्स है, ठीक है, यू नो दैट दिस इज योर लंग। तो क्या कह रहा है, ऊपर नेक, ठीक, नेक, ओके, नीचे आपका डायफ्राम, ऐसे डायफ्राम होता है, ठीक है, क्या होता है ये डायफ्राम, ठीक है। एंड आपके राइट देखिए लैटरली, लैटरल मतलब ये साइड, ये साइड क्या है, रिप्स है, रिप्स है, ठीक, इधर भी रिप्स है, ओके, रिप्स है, राइट साइड आपके, सॉरी लेटरल साइड रिप्स है। उसके बाद जानते हैं नीचे डायफ्राम और वेंट्रल, वेंट्रल मतलब आगे हमारा शरीर का डोर्सल क्या होगा, पीछे का पोर्शन, वेंट्रल मतलब स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन, यहाँ पे ऐसे स्टर्नम रहता है, सपोज सोच लीजिए ऐसे स्टर्नम ब्रेस्ट बोन, ओके, ऐसे रहता है, और पीछे से आपका क्या रहता है, वर्टिब्रल कॉलम, इस तरह से अरेंज रहता है हमारा क्या, लंग्स, ठीक है। विदाउट मसल्स सनकन लंग्स, क्यों सनकन मतलब बिना मसल्स के, मैंने इतना क्लियर किया था। तो थोरेसिस चैम्बर ये क्या बनाता है, थोरेसिस, थोरेसिस, थोरेसिस चैम्बर, ठीक है, थोरेसिस चैम्बर, ओके। थोरेसिस चैम्बर मतलब एक केज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, थोरेसिस चैम्बर। अब हम इसको थोरेसिस चैम्बर को लिख लेते हैं, जो मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है। तो मैं वही चीजें लिखने की कोशिश कर रही हूँ, ओके। थोरेसिस चैम्बर, ये थोरेसिस चैम्बर। अब वही चीजें मैंने अभी समझाया आपको, ये देखिए, आगे से एंटेरियर मतलब आगे से नेक, पीछे से पोस्टीरियर मतलब डायफ्राम, साइड से लेटरल मतलब साइड से आपके रिब्स, आगे से वेंट्रल मतलब आगे से स्टर्नम, और पोस्टीरियर मतलब पीछे, सॉरी डॉर्सल मतलब पीछे, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, मैं इसको बोल रही हूँ, ठीक है। एंटीरियर कल यहाँ तक लिखा था लेकिन यहीं से क्लियर करते हैं, ठीक। एंटीरियरली क्या होगा, नेक, लॉक हो गया, ओके, सॉरी। एंट्रली आपका नेक होता है, वेंट्रल मतलब आगे, वेंट्रल लिख सकते हो आप, वेंट्रल मतलब आपका आगे, क्या है, आगे साइड, ठीक है। इन ओवरऑल लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हो जो समझ में आपको आए, बस इस मुझे समझाना है, ठीक है। स्टर्नम, ओके, स्टर्नम मतलब ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम मतलब ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, ठीक है, ब्रेस्ट बोन है आपका। उसके बाद आपके डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, ओके, वर्टिब्रल कॉलम। और लेटरल साइड से आपके रिब्स, क्या लिखेंगे, रिब्स, लेटरली रिब्स, ओके। लेटरल साइड से आपके रिब्स होते हैं, और पोस्टीरियरली मतलब नीचे, एंटीरियर अगर ये हो तो पोस्टीरियर नीचे, ठीक। तो क्या होगा पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब डायफ्राम, ठीक है।
ये हमारा ऐसे एक गुफा बन जाता है और उसी गुफा के अंदर हमारा लंग्स रहता है। तो लंग्स हमारा क्लियर हुआ। अब लंग्स में लिखाना क्या है, पूछता है कि उसके लेयर को क्या कहते हैं, तो प्लूरा में कल बताया ही था। तो चीजें जैसे मैंने लिखाना क्या है, बस इतना ही, ठीक है, समझाने के थ्रू मैंने क्लियर कर दिया। फिगर में जो है जो चीजें दिख रहा है वो कितने ब्रांकियल्स है आपके, ऑल्फैक्टरी लोब आपके नोज में है, नॉस्ट्रिल है, फिर नेसल चैम्बर, फिर आगे कैसे होता है, सारी चीजें मैंने कल क्लियर किया था। और कैसे कैसे हम लोग सांस लेते हैं, क्या सांस करते हैं, तो ये सब चीजें हो गई। अब हम ब्रीदिंग बताते हैं कि कैसे होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग जानते हैं, कभी आप तेजी से कफिंग आता, खांसी आता, छींक आती है, तो वो भी एक ब्रीदिंग है, ठीक है। तो दो तरह की ब्रीदिंग होती है, वैसे उसका टाइमिंग पूछता है, तो लिख लीजिए पहले ब्रीदिंग। ब्रीदिंग देखिए मैं हिंदी बोल रही हूँ, अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता तो आप लिख सकते हैं ओन वर्ड में, ठीक है। और ये तो ब्रीदिंग को ब्रीदिंग ही लिखेंगे, मतलब श्वासोच्छ्वास, देखिए हिंदी ज्यादा टफ है, ठीक है, बायो की हिंदी टफ होती है, ठीक है। तो इसका कितना होता है रेट, कितनी बार ब्रीदिंग लेते हैं, 12 to 16 पर मिनट ब्रीथिंग रेट होते थे, 12 to 16 पर मिनट। ब्रीथिंग रेट कितना होता है, ये ब्रीदिंग रेट है, ठीक है, लिख लीजिए यहीं पे 12 to 16 पर मिनट, एक मिनट में 12 to 16 टाइम। ओके क्लियर। अब देखिए आपका ब्रीदिंग टाइम, देखिए यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग और एक फोर्सफुल ब्रीदिंग होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे हम ले रहे हैं, हम लोग अभी सांस ले रहे हैं, ये किस ब्रीदिंग में आएगा, नॉर्मल ब्रीदिंग। एंड दूसरा आपका कह सकते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग, फुल ब्रीदिंग। ओके, नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे हम नॉर्मल इनहेलेशन ले रहे हैं, सांस लिया, इनहेलेशन हुआ, छोड़ दिया, ठीक। आप फील करो, खींचे सांस, आप सांस ले रहे हैं, नॉर्मल इनहेलेशन एंड नॉर्मल छोड़ दिया, ठीक। तो जब हम लोग सांस खींच रहे हैं, आप खींचिए, यू कैन फील दैट, इसको फील कर सकते हैं आप लिए कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड, टोटली 5 सेकंड, एक ब्रीदिंग में टोटली 5 सेकंड होता है, और पर मिनट में आपके 12 to 16 टाइम होता है, ठीक है। अब 5 सेकंड में नॉर्मल ब्रीदिंग में इनहेलेशन मतलब सांस लेने में, खींचने में ब्रीदिंग की बात होती है, रिस्पिरेशन की बात नहीं हो रही है। ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस, रिस्पिरेशन में जब आपके सेलुलर लेवल पर पहुंच गया, मतलब एक्सचेंज होता है, ब्रीदिंग केवल सांस लेना सांस छोड़ना, ठीक है, डिफरेंस क्लियर रखना। ओके, दिस इज फिजिकल प्रोसेस और रिस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, इन यू कैन सी थिंक अबाउट इट। ओके, फिजिकल मतलब जो नॉर्मली हम लोग सामने कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन, ठीक, नॉर्मल इनहेलेशन मतलब सांस खींच लिया, ओके, कितने सेकंड में, 2 सेकंड। इनहेलेशन तो आपके बार बार यूज हो रहा है तो शायद इसमें दिक्कत नहीं, निश्वसन, हिंदी को हिंदी नाम कितना टफ है, निश्वसन एंड निश्वसन। तो इस तरह से इनहेलेशन, इन माने अंदर, हेलेशन मतलब लेना, और नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन, ठीक, नॉर्मल मतलब सीधे बार। अब जैसे और एक हमारा आता है फोर्सफुल ब्रीदिंग, तेजी से स्नीजिंग होना, खांसी आना, कफिंग, खांसी आना, छींक आना, इसमें आपका फोर्सफुल ब्रीदिंग होता है, ठीक है। तो इसमें कितना, देखिए कुल टोटल 5 सेकंड लग रहा है, इसमें 2 सेकंड देखो नॉर्मली आप ले, और आपके एक्सहेलेशन मतलब बाहर निकाल में फील करिए, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, 3 सेकंड, क्लियर। उसके बाद जानते हैं ये एक्टिव प्रोसेस है, क्या है एक्टिव प्रोसेस। अच्छा, आप यू कैन फील दैट एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। एक्टिव प्रोसेस में हमें एनर्जी लग रही है, खींच रहे ना आप, यू कैन फील दैट, कीजिए, आपको लग रहा है कि कुछ ऑफ एनर्जी, लेकिन नॉर्मली निकल रहा है। पैसिव प्रोसेस जिसमें हमें एनर्जी ना लगे, ठीक, यहाँ हम उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस, दिस इज एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव, एंड दिस इज पैसिव प्रोसेस। ओके, ये पैसिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कौन कौन से मसल्स इसमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप खींच रहे जानते हैं, आपके यहाँ पे जो कॉस्टल, इंटरनल कॉस्टल मसल्स, और आपका जानते हैं ये जो मैं यहाँ पे एक फिगर बनाती हूँ या यहाँ पे बताती हूँ, भी बनाऊंगी, ये चीजें, ये आपके फेमरिंग मसल्स हैं, ठीक है, ये आपके डायफ्राम है, ठीक, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दोनों खींचते हैं ऊपर, ठीक है। अभी मैं फिगर से समझाऊंगी, पहले लिख लेती हूँ तभी समझाऊंगी अलग फिगर बना के, ठीक है। एक काम करते हैं, लिख देते हैं पहले, देखिए
इसमें क्या हो रहा है, ये एक्टिव प्रोसेस में दिख लीजिए यहाँ एनर्जी लगती है, यही डिफरेंस है एक्टिव प्रोसेस में, एनर्जी थोड़ा सा लगती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये बिना एनर्जी के खींच रहे हैं ना, यहाँ एनर्जी लग रही है, ठीक है, इसलिए एक्टिव बोल रहे हैं, पैसिव में नहीं लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कौन कौन से मसल्स काम करते हैं और इसमें कौन सा मसल्स काम करते हैं, इसके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग यूज करते हैं। तो इस एक्टिव एनर्जी लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसमें कौन सा कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स, कौन कौन से मसल्स इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कौन से इसमें करेंगे, और कौन से आपके इसमें करेंगे, ठीक है, तीनों का अलग अलग। देखिए अब इसमें आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। इसमें आपके दो मसल्स, अभी मैं बता पहले लिख लूंगी फिर मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, अभी क्लियर होगा, थोड़ा सा पैनिक मत होइएगा। एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल, ओके, ये आपका हुआ। और दूसरा मसल, दो मसल्स काम करेंगे आपको खींचने में, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, फेंडिंग मसल्स, बताती हूँ। फेंडिंग मसल्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, डायाफ्राम के मसल्स को फेंडिंग मसल्स कहते हैं, ये क्वेश्चन आया है।
देखिए क्या होता है, फेनरिक मसल चल रहा था और रेडियल मसल, ये दोनों मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब सिकुड़न होगा, ठीक है, मसल। और जब देखिए आपका मैं बता रही हूँ इंटरकॉस्टल मसल्स क्या है और फेनरिक मसल्स क्या है। फेनरिक मसल्स आपके डायफ्राम को, इसी को रेडियल मसल्स भी कहते हैं, और इसको इसी यहीं पे लिख लीजिए, डायफ्राम के मसल्स को कहते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। डायफ्राम अभी मैं समझाऊंगी तो और समझ में आएगा। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें जानते हैं, इसको अलग पेन से लिखते हैं, नहीं मिल जाएगा इसमें। देखिए अब मैं इसका लिख रहा हूँ, नॉर्मल लिख, यही चीज जो सिकुड़ा था, देखिए हम लोग सांस लिए ना तो सिकुड़ गया, सारी चीजें उठ गई ऊपर तो सिकुड़ गया, आप यू कैन फील दैट, इसको फील करो। फिर आप रिलैक्स करें तो वही चीज यहाँ पे लिखना है, रिलैक्स कौन सी मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, मतलब बता रही हूँ क्या होता है ये, ठीक है, फिगर से समझा रही हूँ। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ECIM लिखिए तो समझ जाइएगा, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, EICM, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये क्या हुआ, रिलैक्स हो गया। दूसरी चीज और क्या रिलैक्स होगा, ये पेल्विक मसल्स एंड एंड पेल्विक मसल, पेल्विक मसल्स, ये दोनों मसल्स क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। अब फिगर से समझाऊंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। दूसरी चीज हम थोड़ा सा पढ़ने पहले, फोर्सफुल ब्रीदिंग क्या होता है। ये बहुत एक्टिव प्रोसेस होता है, ये बहुत तेजी से, देखिए सांस तो दोनों में सेम लेते हैं, लेकिन खूब तेजी से आप खांसी करते तो बहुत तेजी से एक्सलेशन में करेंगे ना, इनहेलेशन में तो ऐसा करना, इनहेलेशन तो नॉर्मल ही होगा। आपको अचानक से जब खांसी आएगी, आपको छींक आएगी, तो एक्सलेशन ही, उस समय सांस आप बाहर ही छोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें लिख लीजिए, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि आप, ये भी एक्टिव प्रोसेस है, मतलब एनर्जी लगेगी, फील नहीं करते बहुत ज्यादा एनर्जी लगी, आप खांसी करते हो और छींक करते हो तो क्या होगा, तो इसमें भी फोर्सफुल एक्सलेशन, नॉट इनहेलेशन, इनहेलेशन नॉर्मल ही होता है, आप जब खांसी करते हो तो एक्सलेशन करते हो, नॉट इनहेलेशन, ठीक है, या निःश्वसन, निःश्वसन में बहुत कम अंतर है, इसलिए यही ज्यादा सही है, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्सफुल एक्सलेशन, ठीक, एक्सलेशन, ओके। इन दिस प्रोसेस व्हाट आर यू डूइंग, कफिंग एंड स्नीजिंग, लिख लो, खांसी और क्या कहे उसको, छींक, तो मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, हिंदी इसके यहीं पे लिख लीजिएगा, कफिंग, कफिंग मतलब खांसी, दूसरा स्नीजिंग, ठीक है, छींक में, ठीक, खांसी और छींक में क्या होता है। अब आपका इनवॉलेंट्री कॉन्स्ट्रक्शन, अब देखिए अभी तक पूछ आ सकता है एग्जाम में, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का यूज हुआ, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हुए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इतनी तेजी से होता है कि यहाँ पे दो दूसरे मसल्स काम करते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ, इसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होता है, देख लीजिए, इग्लेशन है फिर भी कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऑफ क्या हो रहा है, इंटरनल, ये इसमें एक्सटर्नल था, अब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल, ओके, ये होता है डिफरेंस, क्लियर। अब देखिए सर, अब मैं इसका स्ट्रक्चर क्लियर करने जा रही हूँ, जो मैंने थोड़ा सा बनाया है, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन में, क्लियर, नॉर्मल से जो मैंने पहले ही समझा दिया है, ठीक है, मैंने पहले ही समझाया है, क्लियर। तो उस फिगर को जैसे मैंने आगे समझाया, उसको मैं अलग से, देखिए आप, मैंने समझा दिया था ये, इसी को मैं सिर्फ फिगर, इसमें मैं आपका लंग्स नहीं बनाऊंगी, ठीक, केवल फिगर बनाती हूँ, ओके। देखिए ये आपका क्या है, सपोज दैट आपका इसी के अंदर लंग्स है, इसी केज में, ठीक है, ये केज बना रही हूँ मैं, ओके। आपका ये डायफ्राम लगा हुआ है, ये क्या है, डायफ्राम, ये डायफ्राम होता है आपके यहाँ पे होगा, ठीक है, यू कैन फील दैट, ठीक, डायफ्राम लगा होगा। और देखिए ये आपकी रिब्स है, सपोज दैट 12 हेयर है, आप अपने हिसाब से काउंट करके बना लीजिएगा, ठीक है, मैं इस समझाने के लिए बना रही हूँ, ओके। ये और सेम, ये आपका स्टेरनम बीच में ऐसे लगे होते हैं, ये समझाने के लिए सिर्फ है, ठीक है, काउंटिंग में इधर उधर होगा तो इन्हें कहना हाँ 12 पेयर नहीं, ये वो कुछ नहीं, कैन अरेंज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, ओके। दूसरे साइड
ओके, आपने ये देखा, ये आपके रिब्स लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए इसमें ये बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल यहाँ लगे हैं, ठीक, और समझ लीजिए अंदर की तरफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स लगे हुए हैं, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इधर एक्सटर्नल बाहर। ओके, फिर आपका देखिए जब आपका क्या होगा, इनहेलेशन होगा तो क्या होगा, फेरेंटिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन। आपका फेरेंटिक मसल कहाँ है, ये है। अब ये मसल सिकुड़ेगा ना, सिकुड़ेगा, इधर भी ऐसे है। जब ये मसल सिकुड़ेगा ना तो क्या हो रहा है, डायाफ्राम फटाक से छूट जाएगा, इसी से तो डायाफ्राम लगा, ये जो डायाफ्राम आपका है, ठीक है, ये डायाफ्राम इसी फेरेंटिक मसल्स, मैंने कहा दो चीजें सिकुड़ेंगी आपके इनहेलेशन में, आपका ये फेरेंटिक मसल, फेरेंटिक मसल्स या डायाफ्राम मसल्स, या ठीक है, ठीक, ये फेरेंटिक मसल जैसे सिकुड़ेगा, आप सोचिए कोई चीज पकड़ा हुआ है, कोई पकड़ा हुआ है, जैसे ये फेरेंटिक मसल छूटेगा तुरंत क्या होगा, ये डायफ्राम छूट जाएगा, और ये डायफ्राम का हम दूसरा पोजीशन बताया, डायफ्राम ऐसे हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। क्या हो गया, डायफ्राम फ्लैट हो गया। और जब फ्लैट हो गया, देखिए इसमें आप क्या भरना है आपके, इसी में तो लंग्स फूलेगा, तभी तो ऑक्सीजन फिल होगा, इसी के अंदर तो लंग्स है, ये केज बनाया और इसी केज में लंग्स है, और इसी लंग्स में अब बाहर से ऑक्सीजन आएगा, भरेगा, तो उसको फूलने की जरूरत है, फूलने के लिए इसको जगह बनाना पड़ेगा, वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वॉल्यूम के लिए सारी क्रिया हो रही, हम लोग आप फील कीजिए, आप किए, ये सारी प्रोसेस हो गई, तुरंत आपका डायफ्राम नीचे गया, डायफ्राम नीचे गया, और ये चीजें फेरेंटिक मसल से इसको छोड़ दिया, ठीक है, और इधर ये सिकुड़ गया, ये सिकुड़ गया, तो और भी स्पेस हो गया, ठीक है, चीज यहाँ आ गया, ये देखिए यहाँ पे स्पेस सिकुड़ा भाई, जब ये सिकुड़ेगा तो स्पेस बन जाएगा ना, और इधर इतना स्पेस और आ गया, यहाँ नीचे डायफ्राम ये नीचे आ गया, क्लियर। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका केज बढ़ गया, आपका केज में जगह हो गई, इतना कॉन्स्ट्रक्शन हुआ, कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है इसमें, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्स्ट्रक्शन हुआ, ये सारी चीजें जगह बन गई, ठीक। इधर आपके किस में कॉन्स्ट्रक्शन हुआ, कॉन्स्ट्रक्शन फेरेंटिक मसल में, मतलब सिकुड़न, कॉन्स्ट्रक्शन मतलब सिकुड़न लिख सकते हो, कॉन्स्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन, सिकुड़न। अब सोच लिए सिकुड़न हुआ, जगह भर गया, इतना तो क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल है, तो ये क्लियर हुआ। अब जैसे कॉन्स्ट्रक्शन हुआ, हम फील कर रहे हैं, हमने किया, ये सारा हो गया होगा, ये सिकुड़ गया होगा, जगह भर गया, सांस लिया, जब मैंने सांस लिया तो ये पुनः अपनी पोजीशन पे आ गया, तो क्या इसका आंसर होगा, पहले इनहेलेशन में सिकुड़न होगा, और जब आप सांस छोड़ दिया तो रिलैक्स हुआ, ये अपने अपने पोजीशन पे आ गया, फिर ये फेरेंटिक मसल से जुड़ गया, और फिर ये यहाँ पे आ गया, क्लियर। तो ये हुआ, लेकिन आप बहुत तेजी से छींक लेते तो ये सब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल ये भी सिकुड़ गया, और स्पेस हो गया, और तेजी से छींक आपको बाहर आती है, क्लियर। तो ये बस फिगर में मुझे समझाने का मोटिव था, ये क्या हुआ, डायफ्राम इतना जगह, ये स्पेस बढ़ गया, ये स्पेस बढ़ गया, ये स्पेस बढ़ गया, और ऊपर से स्पेस बढ़ गया, और आपका लंग्स फूल गया, और उसमें एयर फिल हो गया, ठीक। ओके, अब मैं ये चीजें लिख देती हूँ, क्लियर। तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन में क्या होगा, देखिए कॉन्स्ट्रक्शन में क्या हुआ, कॉन्स्ट्रक्शन में क्या हुआ, क्या हो गया, कॉन्स्ट्रक्शन इन फेरेंटिक मसल, फेरेंटिक मसल में किसमें हो रहा, इसमें होगा, फेरेंटिक मसल, तो पहले लिखेंगे कॉन्स्ट्रक्शन इन फेरेंटिक मसल, और किसमें, इंटर, आपको समझने के लिए आप अपने लैंग्वेज में हिंदी में लिख लो, फेरेंटिक मसल में सिकुड़न, ठीक है, इसकी हिंदी होगी कॉन्स्ट्रक्शन किसमें, ऑफ फेरेंटिक मसल, ऑफ फेरेंटिक मसल, ओके। दूसरा क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल तब होगा जब तेजी से स्नीजिंग आएगी, हमेशा ध्यान देना, इंटरनल तभी यूज होने वाला, अभी तक इंटरनल कोई नहीं यूज होगा, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, ये रिफ्स में हो रहा है, ठीक। अब क्या होगा, डायफ्राम फ्लैट, यू कैन सी हियर, आप देख रहे हैं ना डायफ्राम कैसा हो गया बेटा, फ्लैट हो गया ना, ये जो आपका ये था ये ऐसे हो गया, क्योंकि भाई स्पेस, ये देखो स्पेस आ गया, ये स्पेस आ गया, ये स्पेस आ गया, और ऊपर तो स्पेस आपका था ही, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अब क्या होगा, डायफ्राम यहाँ पे जब फेरेंटिक मसल्स पे कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो डायफ्राम फ्लैट हो गया, ओके।
देखिए डायफ्राम फ्लैट हुआ, जो मैं साथ में दिखाती भी रही हूँ, ये देखिए फ्लैट हो गया और इतना जगह मिल गया, ठीक है, डायफ्राम फ्लैट हो गया। इसमें क्या हो रहा है, तो क्या होगा, इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी, ये थोरेसिस कैविटी की बात हो रही है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये थोरेसिस कैविटी में है ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, वही चीजें लिख रहे हैं, मैंने डायरेक्ट समझा दिया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो क्या लिखेंगे कि इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, इंक्रीज increase in volume of thoracic cavity ऑफ, वॉल्यूम मतलब जगह, ठीक, स्पेस, वॉल्यूम यू नो दैट फिजिक्स में पढ़े होंगे, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, ओके, थोरेसिक कैविटी किसमें, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, आगे एंटीरियर, एंटीरियर मतलब ये, पोस्टीरियर मतलब नीचे, ठीक है, समझ में आया, एंटीरियर भाई जब फेरेंटिक मसल्स आएगा मतलब डायफ्राम नीचे जाएगा तो कॉमन सी बात है ऊपर नीचे, एंटीरियर पोस्टीरियर, अब भाई बगल में भरना है हवा, पोस्टीरियर एक्सिस, ये दूसरा आपका क्या होगा, अब देखिए कॉन्स्ट्रक्शन, फिर देखिए आप क्या रहा है, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ये दोनों सिकुड़ेंगे, ये दोनों जैसे सिकुड़े क्या होगा, स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लिखिए क्या बोल रही थी मैं, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटर, तो क्या होगा, रिब्स आपका और स्टर्नम क्या होगा, आउट हो जाएगा, ऊपर होगा, देखिए ये आपके रिब्स जानते हैं, ये रिब्स आउट हो गया और थोड़ा सा ऊपर हो गया और यहाँ पे स्पेस बन गया, तो क्या लिखेंगे आपका, रिब्स एंड स्टर्नम आउट एंड अप, रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है, आउट एंड अप, बाहर आ गया और ऊपर आ गया, फिर क्या होगा, इंक्रीज हो गया, क्या इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी डॉर्सल वेंट्रल, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी डॉर्सल वेंट्रल, आगे पीछे, ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी, इसको थोरेसिस कैविटी बताया था ना कि आपका केज किसमें, थोरेसिस कैविटी को ही केज बोला था मैंने ना, तो इसी केज की बात हो रही है, थोरेसिस कैविटी इन डॉर्सल वेंट्रल, थोरेसिस कैविटी इन डॉर्सली वेंट्रली, ओके, डॉर्सल वेंट्री थोरेसिस कैविटी में इंक्रीज होता है सब, उसके बाद क्या होगा, उसके क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इसी को क्या कहते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, इससे क्या होगा देख लीजिए, यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, किसका, यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसका, पल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, क्या पढ़ा रही थी यहाँ पे देखिए, हाँ इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोरेसिस कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी, थोरेसिस कैविटी है इंक्रीज, इंक्रीज, ये दोनों काम होगा तभी तो बढ़ेगा, मैंने जो समझाया वही लिख रही हूँ, फिर क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, अब प्रेशर बढ़ गया, खींचा भाई जगह बढ़ा, प्रेशर बढ़ने, आप फील करो, प्रेशर बढ़ा तो एयर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर से लंग में आ गया, और इसी प्रोसेस को तो यहाँ पे ऐसे करके आगे ही लिखना, ठीक है, नेक्स्ट पेज में बता रही हूँ, तो क्या होगा, इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब किसको यूज करते हैं, पल्मोनरी लंग्स के लिए, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, ये इंक्रीज का निशान है, या बढ़ जाता है, हिंदी में लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाता है, मैं ही लिख दे रही हूँ हिंदी में, ठीक है, इंक्रीज मैंने बार बार लिखा है इसलिए समझ जाओ, इंक्रीज होगा, ठीक है, बढ़ जाता है, ओके भाई, फिर क्या हो जाता है, अब भाई मैं सच में बार बार सांस ले रही हूँ तेजी से, अब क्या है, एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन लंग, भर गया, अभी आप कर लो, मैंने किया, भर गया यार, एयर फ्रॉम एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, वातावरण, वातावरण
वरड से कहाँ गया, फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग, ओके, लंग में भर जाता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इनहेलेशन। कितने दिन से इनहेलेशन सुन रहे हैं, और वही फिर इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन। अब सब में रिलैक्स कर दो तो एक्सहेलेशन हो गया। क्या होंगे हम, एक्सहेलेशन क्या होगा, अब क्या करने जा रहे हैं, एक्सहेलेशन, ठीक है। ये फिर यही चीज मैंने अब बताया, एक्सहेलेशन मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैंने पढ़ाया ही पहले, इसको लिखाना नहीं है। क्या होगा, रिलैक्स इन, किसमें रिलैक्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड फेनरिक मसल, देन व्हाट विल बी फेनरिक मसल। क्या होगा फिर क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, वही चीज इसी का लिखो उल्टा, या लंग्स, इंट्रापल्मोनरी का मतलब लंग्स को पल्मोनरी लंग्स होते हैं, लंग्स प्रेशर हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। लंग्स प्रेशर घट जाता है, डिक्रीज हो जाएगा, इसका हिंदी लिखते हैं इंग्लिश में, डिक्रीजेस, ठीक है, मतलब घट जाता है। फिर क्या होगा, क्या होता है, एयर फ्रॉम लंग टू आउटसाइड, यहाँ एयर फ्रॉम लंग टू आउटसाइड। अपने लंग में समझा दिया, वही समझाया हुआ चीज मैं लिख रही हूँ, जिससे कि कभी भूले तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो जाता है यहाँ पे। अब हम लोग ये चीजें इनहेलेशन मैंने प्रैक्टिकल समझ लिया। अब हम लोग आते हैं कि कहाँ कहाँ चेंज होगा हमारा ब्लड, ओके। तो पहला साइड क्या है आपका, एल्वियोलाई है, दूसरा आपका टिश्यू, दो जगह। तो एक्सचेंज ऑफ ब्लड कैसे होगा, एक्सचेंज ऑफ ब्लड जो मैंने कल समझाया था, उसी को मैं आपको लिख रही हूँ, ठीक है। प्राइमरी साइट ऑफ डिफ्यूजन पूछता है, पहला साइट क्या है आपका चेंजिंग का, कैसे होता है, बाय दी डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब लिख लीजिए, हायर कंटेंट्स, मतलब ज्यादा से कम की तरफ, कहाँ पर, ज्यादा से कम की तरफ, या हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा से कम की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा से कम की तरफ। दो साइड होता है, पहला साइड क्या होता है, मैंने कल बताया था कि आपके एल्वियोलाई, यहाँ जो आपके लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, वहां पे डिफ्यूजन होता है, वहीं से लेके जाएगा, तभी तो वहां से ब्लड लेके जाता है पूरी बॉडी में ना, वहीं तो CO2 दे देता, वहीं से ऑक्सीजन लेता, फिर वहीं से इसका काम शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट साइट इज प्राइमरी, मेरा ये से लिखते हैं, ठीक है, लिख लीजिए हिंदी में, फर्स्ट साइट ऑफ डिफ्यूजन। पहले कहाँ डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होगा ना, अब भाई देखिए डिफ्यूजन पहला साइट कहाँ आपका, एल्वियोलाई। आपकी एल्वियोलाई में क्या होता है, CO2 भरा होता है, तो CO2 बाहर जाएगा, क्योंकि हम लोग सांस लेके आपके एल्वियोलाई लंग्स भर दिया, लेकिन तुरंत निकल गया, ठीक है, CO2। और क्या हो रहा है, जब यहीं पे तुरंत चेंज हो रहा है, मैं CO2 निकाल रही हूँ ना, और तुरंत ऑक्सीजन ले रही हूँ, ठीक है। तो पहला कहाँ हो रहा है, आपके एल्वियोलाई पे, एल्वियोलाई, ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक। दूसरा होता है सेकेंडरी साइट ऑफ डिफ्यूजन, सेकेंडरी मतलब दूसरा, इसको हम ऐसे लिख दो, लोग समझेंगे दीदी, ठीक है। सेकेंडरी मतलब दूसरा क्या है, सेकेंड साइट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। दूसरा डिफ्यूजन, दूसरा साइड क्या है आपका, दूसरा साइड आपका टिश्यू है। अब हम टिश्यू पे पहुंच गए, वही ब्लड आपके यहाँ एल्वियोलाई से गया फटाक से आपके हार्ट से आपकी पूरी बॉडी में। अब टिश्यू क्या कर रहा है, टिश्यू अपना सांस ले रहा है, अपना ग्लूकोज बना रहा है। एक चीज और आप लोगों को बताना चाहते हैं, मैं बार बार वेस्ट टू नहीं लिख रही थी, एक्चुअली में आप देखिए, सांस छोड़िए, देखिए आपको आपका हाथ क्यों नमी है, क्योंकि आपके सांस लेने मतलब निकालने पे आपके उसमें वाटर भी निकलता है, ठीक है। आप फील करिए, आप अपने हाथों पे वास्प करिए, देखिए आप फील करेंगे नमी है, क्यों नमी है, क्योंकि उसके साथ वाटर भी निकलता है, यू नो दैट। मतलब मैं रिएक्शन में समझाने के चक्कर में उस समय नहीं लिखी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड साइट है ये, साइट ऑफ डिफ्यूजन आपका टिश्यू है, दो जगह डिफ्यूजन होता है, पहला आपका एल्वियोलाई से क्या करता है, वहीं पे देखिए मैं खींच रही, एल्वियोलाई लेवल पे हो रहा है, और अब इस तरह पूरी बॉडी में CO2 कहाँ से, पूरी बॉडी में टिश्यू लेवल, पूरी बॉडी में टिश्यू पे गया है, और वहां से इकट्ठा होके
आपके एल्वेलाई में भरा, तुरंत CO2 दिए और ऑक्सीजन लिए। क्लियर? आप फील करते हैं, आप अपना करते रहो, समझ में आएगा। तो उसके बाद जो एग्जाम में आए सारे क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ एक एक करके, बस थोड़ा सा एक बार समझा देती हूँ साइट। ठीक, देखिए कल भी समझाया था, कल तो पूरा एक समरी बनाया था। देखिए ये आपका लंग्स का, ये लंग्स का, ये लंग में एल्वियोलाई की बात हो रही है। ठीक है, मैं वही बनाने डायरेक्ट जा रही हूँ। ठीक है, कल देखे होंगे तो समझ में आएगा। ये एल्वियोलाई है। ठीक, एल्वियोलाई में हम लोग भरे हैं, मैं भर दिया CO2 उसके बाद तुरंत ऑक्सीजन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, ऑक्सीजन भरा है और हमारा ये ब्लड है। ब्लड कहाँ से जाता है? आपके हार्ट से रिलेटेड होता है, हार्ट से आर्टरी वेन से रिलेटेड होता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल मैंने लंग्स में बताया था कि कैसे हार्ट लटका हुआ होता है, छोटा सा पार्ट लेफ्ट साइड में, इसीलिए पहले इसको देखिएगा तभी समझ में आएगा कि कहाँ से बता रही है। ठीक है, तो देखिए ये आपके हार्ट से जो आपका कैपिलरी, मैंने बताया था कि आर्टरी वेन कैपिलरी में टूटता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए CO2 भरा हुआ है, तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा। क्या होगा? एल्वियोलाई में आपके क्या होगा, CO2 बाहर जाएगा और ऑक्सीजन अंदर आएगा। ठीक, ऑक्सीजन अंदर आएगा और CO2 बाहर जाएगा। ठीक, यहाँ से आपके हार्ट को भी बताती हूँ, चलिए यहाँ फिगर बना देती हूँ, वही फिगर छोटा सा बना रही हूँ। ठीक, आपके फिगर में देखिए यहाँ से राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अब ये चीज मैं बता रही हूँ, यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है? लेफ्ट आर्किल से। देखिए ब्लड कहाँ जा रहा है? लेफ्ट आर्किल से। फिर आपके आएगा ये लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आपका लंग्स राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लटका हुआ है और यहाँ से ब्लड चेंज हो रहा है। ये एल्वियोलाई है, यही देख लो, अब ऐसे बना ही दिया मैं साइड में। ये एल्वियोलाई है, ऑक्सीजन भरा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से लिया और यहाँ पे ये देखिए ये पूरे शरीर से CO2 वाला ब्लड ले आ रहा है, ये CO2 वाला ब्लड ला रहा है, क्योंकि ये CO2 कहाँ से मिला, ये टिश्यू है और ये टिश्यू सांस ले रहा है तो इसमें CO2 भर दे रहा है, और वही CO2 सांस लेके आ रहा है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज तो आपका पहले से आपका वहां पे मिल जाता है, सेल है टिश्यू, और ऑक्सीजन ये वाला ब्लड आ रहा है, ये ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ये ऑक्सीजन इसको दे दिया, ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ पे ग्लूकोज क्या बना, एनर्जी बना। ठीक, और यहाँ पे हमें CO2 निकल रहा है, और वही CO2 जो CO2 यहाँ निकल रहा है, देखिए यही CO2 यहाँ पे जा रहा है, यही CO2 यहाँ से गया, यही CO2 जब यहाँ पे भर गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से जाता है ये आपके लंग्स में आपके ऑक्सीजन भरा रहता है, इस ऑक्सीजन को ले लेता है, फिर यही चीज यहाँ पे आ जाता है आपके लेफ्ट आर्किल में, फिर यहाँ से आता है, फिर यही यहाँ से एरोटा लगा होता है, यही एरोटा, सिस्टमेटिक एरोटा पूरी बॉडी में दे रहा, वही चीज मैं यहाँ समझा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन चेंजिंग हो रहा है यहाँ पे, फिर क्या हो रहा है, वही चीज लेफ्ट आर्किल से जा रहा है ना भाई, तो देखो लेफ्ट आर्किल, ये सपोज दैट हमने लिख दिया इसको लेफ्ट आर्किल, फिर लेफ्ट आर्किल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या जाएगा, और ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हुआ ना, यहीं से तो चेंज हुआ, लेफ्ट आर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है भाई टिश्यू के पास, मैं इसको सिर्फ ऐसे फिगर बताती हूँ, यहाँ पे अब जा रहा है, यहाँ पे आपके टिश्यू, इसको जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे समझ में आना। ठीक है, ये अलग, ठीक है, यहाँ से गया, अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये गया यहाँ पे भाई टिश्यू सांस ले चुका है, तो टिश्यू में CO2 ज्यादा है, अब CO2 इसके पास चला गया और फिर ऑक्सीजन इसको दे दिया, फिर टिश्यू अपना काम करने लगा, फिर बनाया, और यहाँ से ये CO2 जाएगा कहाँ पे, अब ये डीऑक्सीजनेटेड, अभी तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी एक चीज इसलिए समझा रही हूँ कि मुझे कुछ लिखना है, ठीक है, जो पूछा जाता है। फिर ये यहाँ पे जाके फिर क्या करेगा, ये राइट आर्किल, फिर राइट वेंट्रिकल, पहले देखो राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, फिर जाएगा चेंज करेगा, तो वही चीज बता रही हूँ। ठीक है, राइट वेंट्रिकल, फिर इसके बाद ये जाके इधर साइड से मिल जाएगा, ठीक है, किससे, पल्मोनरी एरोटा से, यहाँ मिल जाएगा, फिर यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, एटमॉस्फेयर में आपके CO2 कितने होते हैं, ये मुझे यहाँ समझाना है, और ऑक्सीजन, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन आता है कितना होता है, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे अलग होता है, यहाँ कितना होता है, यहाँ पे होता है
मतलब ये थोड़ा सा डिटेल एग्जाम में आएगा, छोटे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ फॉर योर नॉलेज। ओके, और पार्टिसिपेशन ऑफ CO2, लेकिन कभी कभी पूछ जाता है, थोड़ा सा एडवांस एग्जाम में आएगा। कितना होता है इन्वायरमेंट में, ये सारा है, ये कितना है ATM इन्वायरमेंट में 0.3 है, क्लियर। लेकिन अब जैसे एल्वियोलाई में पहुंचा, ये एटमॉस्फेयर का है, ठीक है। एल्वियोलाई में पहुंचा तो कितना हो गया, एल्वियोलाई में भी अभी आपके ऑक्सीजन ज्यादा है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन। अब एल्वियोलाई में देखिए, एल्वियोलाई में कितना ऑक्सीजन है आपके, क्योंकि अभी ऑक्सीजन भरा हुआ है ना, चेंजिंग होने पे CO2 जाता है, ये चेंज होके CO2 गया, ये चेंज होके CO2 गया और ये ऑक्सीजन दिया है, ये CO2 बाहर गया। अब यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, अभी भी ऑक्सीजन भरा हुआ है ना, तो ज्यादा ही होगा, कॉमन सी बात है आपके एल्वियोलाई में 4 mmHg। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, लेकिन अगर कोई भी एडवांस एग्जाम होगा उसमें आएगा, नॉर्मल एग्जाम में तो शायद नहीं आना चाहिए, लेकिन लिख लीजिए। अब CO2 कम, CO2 अभी CO2 40 mmHg है, मैं छोटा काम है इसलिए लिख दे रही हूँ, ठीक है, mmHg है। फिर यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए, अब धीरे धीरे किसकी मात्रा ज्यादा हो रही है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई। अब यहाँ पे CO2 की मात्रा तो कम होगी ना, ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, अभी CO2 की उतना ही बनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, इसमें आर्टरी वेन में आपके, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना है 95 है, और CO2 की मात्रा 40 है, क्योंकि अब यहाँ से ऑक्सीजन आ गया ना, CO2 की 40 है, 95 एंड 40। ओके, नहीं समझ में आएगा तो इसको स्किप करके देख लिया, और जिसको देखना होगा वो देख सकता है, क्योंकि अगर टफ लगा तो टफ है नहीं वैसे कुछ, बस ये बता रहे हैं कि एक्सचेंज होने के बाद। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CO2 ज्यादा था ना, चेंज किया, तो यहाँ पे देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 40 ही बचा, क्यों 40 बचा, चेंज हो गया ना, और CO2 कितना बचा, CO2 जो है यहाँ पे बचा आपका 45, क्लियर। और यही प्रोसेस आगे चलेगा, फिर ऐसे ऐसे होता रहेगा, क्लियर। अब हम लोग बस इतना ही, अब थोड़ा सा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को लिख देते हैं, ठीक है। ये मतलब ऑक्सीजन का लेवल भाई घटेगा, देखो यहाँ पे भी ज्यादा है, अभी यहाँ पे भी ज्यादा है 95, यहाँ पे कम हो जाएगा, 40-45 का रेशियो आ जाएगा, और फिर आगे जाता रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया ना, चेंज कर लिया, समझ में आ रहा है, तो वही चीजें है। लेकिन आप इसको लिखना चाहे बस तो लिख सकते हैं, और नहीं तो स्किप कर देना, ठीक है। अब हम बताते हैं कि हमारे इसमें किसकी, जैसे आपका CO2 25 से 26 टाइम हायर देन द ऑक्सीजन, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 है वो आपके उससे ऑक्सीजन से कितना ज्यादा है, ठीक है। in this line देखिए, सॉरी, हाँ चलिए, थोड़ा सा होगा था प्रॉब्लम। देखिए, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और CO2 मैंने क्या बताया था यहाँ पे, हाँ अब ये बता रहे कितनी मात्रा में किसके द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा ट्रांसपोर्ट होती है और CO2 की, ठीक है, क्योंकि डिटेल नहीं पढ़ा सकते, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ये पूछा जाता है, इसलिए मुझे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुआ, क्लियर। देखिए कितना ऑक्सीजन हुआ, RBC के द्वारा 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, कितने परसेंट, 97, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 97% ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन आया है। RBC किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन से, बाई RBC से तो सब होता है, जिसमें किससे, हीमोग्लोबिन से, कितना 97%, और प्लाज्मा में, ठीक है 3% प्लाज्मा में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ये ऑक्सीजन का लिख रहे, CO2 का भी लिखेंगे अभी, और 3%
कितना, आपके प्लाज्मा द्वारा। प्लाज्मा जानते हैं ना, ब्लड में जो होते हैं एक पार्ट होता है लिक्विड पार्ट, उसकी बात हो रही है, ठीक है। कितने परसेंट, 3% बाय द डिजॉल्व प्लाज्मा इन डिजॉल्व फॉर्म। ओके, डिजॉल्व फॉर्म में इतना होता है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ये भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट में क्वेश्चन लिखा रही हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, CO2 किससे किससे देखिए, RBC के द्वारा 25% कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है, बाई RBC, ये भी RBC द्वारा होता है, और RBC में हीमोग्लोबिन द्वारा, डायरेक्ट लिख सकते हो बाई RBC या हीमोग्लोबिन लिख दो। कितना होता है, 20 to 25% कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, कितना 20 to 25% कितना कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ठीक है। ये भी बाई कार्बोनेट के रूप में पूछा जाता है, बाई कार्बोनेट, ये बाई कार्बोनेट का सूत्र होता है SCO3, ठीक है। इसके द्वारा 70%, कितने 7%, और 7% आपके प्लाज्मा में, एंड 7% डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ओके, 7% प्लाज्मा में होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये प्लाज्मा में घुले रहते हैं सब, ठीक है। ये दोनों मिलके पूरा अगर टोटल पूछा जाए तो 77% अगर प्लाज्मा पूछे, और किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट में, और डायरेक्ट 7%। ओके 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 सर। अब फिर अगला क्वेश्चन में देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वो मैं सारे क्वेश्चन लिख रही हूँ। ये सारी चीजें हैं कि कितने परसेंट पूछा जाता है आपके RBC के रूप में, मतलब सॉरी हीमोग्लोबिन के द्वारा 97%, और कितने समय ऑक्सीजन मतलब 3% प्लाज्मा में। फिर ये पूछा जाता है RBC के द्वारा CO2, लोग नहीं समझते हैं, लगता है कि केवल यही होता है, ये भी होता है 20 to 25। बाइकार्बोनेट वाला पूछा जाता है जो 70% है, और जानते हैं 70% और बाइकार्बोनेट के रूप में रहता प्लाज्मा में ही, और ये डायरेक्ट 7% प्लाज्मा, ऐसे टोटल 77%। ओके, तो ये गलती नहीं करिएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखिए क्या करता है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, डिलीवर करता है कितने 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी कंडीशन में जानते हैं जो 100 ml ब्लड में कितने ऑक्सीजन रखता है, 5, ठीक है, 5 जो होता है लीटर ऑक्सीजन डिजॉल्व करता है, ठीक है, 5 ml ऑक्सीजन डिजॉल्व करता है। ओके, लेकिन आपका बाहर निकलता है कितना, ओनली 4 ml, ठीक है। और क्या करता है, एवरी 400 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिवर अप्रोक्सीमेटली क्या कितना करता है, 4% CO2, ठीक है। 4% CO2 निकालता, लेता 5 है, 1% कहाँ जाता है, कैन थिंक अबाउट इट। ये हमने बताया कि जो हम लोग पानी के रूप निकालते हैं, क्लियर। आपका लेता है 5 ml, निकलता है 4 ml, एक कहाँ जाता है आपके H2O के रूप में, क्लियर। तो वही चीज लिख लीजिए इसको कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, डिलीवर करता है 5 ml ऑक्सीजन, ठीक है। पांच ml जाता है, ठीक है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन लेके जाता है, किसको, टिश्यू को, ठीक है। इतना लेके जाता है, लेकिन रिटर्न क्या होता है, इतना तो लेके जाता है, तो CO2 भी तो 5 ही लेके जाना चाहिए। जैसे आपके 100 ml मतलब ब्लड में आपके 5 ml ऑक्सीजन होते हैं, तो हमें, लेकिन जब CO2 निकालता है तो 4 ml ही, 1 ml कहाँ जाता है, ठीक है। तो ये लाइन भी लिख लीजिए, एवरी, मैं अभी रिएक्शन से समझाती हूँ इसको,
every 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपके ऑक्सीजन 5 ml था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml में सोचिए 4 ml 5 ml आपके क्या रहते हैं? ऑक्सीजन रहते हैं, ठीक है, लेकिन 4 ही ml निकलते हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अप्रोक्सीमेट कितना, मैंने क्या बताया, 4 ml ऑफ CO2 क्या करता है, किसको देता है, टू डिलीवर करता है, ठीक है। ब्लड अप्रोक्सीमेट अप्रोक्स 4 ml ऑफ क्या, CO2 या ऑक्सीजन, CO2 की बात हो रही भाई, इतना ऑक्सीजन ले लो तो इतना ही CO2 निकालो, ये चीज हो रहा है। 1 ml कहाँ गया, इस पे क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। 4 ml क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑफ CO2, ठीक। हाँ, CO2 किसको देगा, CO2 टू एल्वियोलाई। जब ये टिश्यू को दे रहा है तो ये एल्वियोलाई को बाहर निकालने के लिए ना की बात हो रही है। जब ये टिश्यू को आ रहा है 5 ml ऑक्सीजन, कहाँ गया, 5 ml ऑक्सीजन आ रहा है, ये 5 ml ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन 4 ml CO2 निकल रहा है। ऑक्सीजन कितना जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है 5 ml और निकल रहा है CO2 3 ml। तो ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ गया, उस पर बात हो रही है। तो जानते हैं क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, जैसे ग्लूकोज, कल आज मैं वो वाटर वाले पॉइंट पे आ ही गई कि मैं बार बार वाटर का नाम नहीं लिख रही थी, यही रीजन मैं डायरेक्ट यही समझा रही हूँ। ग्लूकोज लेता है, ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। सपोज दैट ऑक्सीजन लिया कितना, 5 ml, 5 ml ऑक्सीजन लिया, 100 ml ब्लड की बात हो रही है, ये 100 ml ब्लड में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। 5 ml लिया तो क्या कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी तो निकला नहीं, CO2 भी निकाल रहा है। तो कह रहा है जब 5 ml है तो 5 ml ही निकालना चाहिए, तो ये 4 ml निकाल रहा है। तो कह रहा है 1 ml कहाँ गया, किस में हो, तो वो वाटर फॉर्म में निकलता है, वही आपका 1 ml। ये क्वेश्चन कोई नहीं बताता, लेकिन ये आता है, एक स्मार्ट मतलब एक लेवल वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें होती हैं, ओके। और रिएक्शन तो आपको क्लियर ही हो गया। ओके, तो ये चीज हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो फिर उसके बाद हम लोग उससे बीमारियां देख लेते हैं, और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी और बीमारी बताते हैं, ठीक है, कि कौन, जैसे हम लोग का रेगुलेशन कहाँ से होता है, हम लोग सांस लेते हैं, क्या हम लोग सांस रोक सकते हैं, क्या हमारे कंट्रोल में होता है, क्या नहीं, ठीक। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मतलब ये मैंने थोड़ा सा उसमें बीमारी नहीं बताया था हार्ट वाले में, मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, देखिए इसमें रेस्पिरेटरी एरिया होता है, एक आपका मेडुला ओब्लंगाटा नाम हमेशा सुनते होंगे, वो क्या करता है, रिदमिक सेंटर होता है, ठीक है। क्या करता है कि आपकी मेडुला ओब्लंगाटा क्या करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। तो रेस्पिरेटरी एरिया में कौन कौन आता है आपका, एक देखो दो होता है, एक आपको कीमोसिंथेटिक एरिया होता है, मतलब आप केमिकल से इफेक्टेड होते हैं, और एक आपका होता है कि रेस्पिरेटरी एरिया होता है। तो क्या है, मेडुला ओब्लंगाटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिस्पायरेटरी एरिया क्या नाम आएगा, आपका यहाँ पे आता है, मैंने बताया मेडुला ऑब्लंगाटा और पॉन्स, दो चीजें होती हैं, रिस्पायरेटरी लिखा, ठीक है। इसका नाम हमेशा सुनते होंगे एग्जाम में, ऑब्लंग पोन्स भी होता है, पोन्स क्या करता है मैं बताती हूँ। दूसरा पॉन्स, जब आप ब्रेन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नर्वस सिस्टम जब पढ़ाऊंगी तो क्लियर होगा, ठीक है। ये क्या करता है आपके, ये नॉर्मल ब्रीथिंग को, एक्सुलेशन को कंट्रोल करता है। तो ये क्या करता है, इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसको बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कौन है, तो मेडुला ओब्लंगेटा का नाम आएगा, रिदम सेंटर, ठीक, ओके। ये क्या करता है, ये आपके
नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कंट्रोल करता है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन समझ रहे हैं ना, यही, ठीक। नॉर्मल इनहेलेशन inhalation and exhalation को कंट्रोल करता है। ओके, ये करता है इसका काम। और पोन्स जानते हैं क्या करता है, आपके हाफते हैं क्यों, बाय द पोन्स। आप शॉर्ट नहीं करता आपके इंस्पायरेशन को, ठीक है, आपके सांस लेने की क्षमता को शॉर्ट करता है, उसी को बोलते हैं वो, मतलब कि शॉर्टनिंग ऑफ इंस्पायरेशन, यानी पोंटिंग, हाफना, कुत्ते का। जैसे हम लोग भी जब तेजी से चलते हैं तो हमारे जैसे जब रिएक्शन क्या करता है, हमारे रिएक्शन को फास्ट कर देता है, इंस्पायरेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो काफी छोटा कर देता है, तो क्या करता है, शॉर्टनिंग ऑफ इंस्पायरेशन। नॉट, हमने एक्सपायरेशन नाम नहीं लिया, ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ, इसलिए हम लोग हाँफते हैं। वो हाँफना कुछ नहीं होता, तेजी से सांस ले रहे हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन तेजी से जा रहा है, इसलिए हाफ अपने आप निकला, उसी को पोंटिंग बोलते हैं साइंस लैंग्वेज में, ठीक है। तो इंस्पायरेशन क्या करता है, शॉर्टनिंग ऑफ इंस्पायरेशन। ओके, ये क्या करता है, शॉर्टनिंग करता है इसका ड्यूरिंग पॉन्टिंग, मतलब हाँफते समय। लिख लो, ड्यूरिंग पॉन्टिंग मतलब हाफना होता है, ड्यूरिंग, ये चीज है। और दूसरा आपके केमिकल से जो इफेक्ट पड़ता है, ओके, तो जैसे आपके CO2 के ज़्यादा होने पे आपके सांस लेने पे इफेक्ट पड़ता है, केमिकल पे भी हमारे रेगुलेशन होता है, रिस्पिरेशन में इफेक्ट पड़ता है। एक केमिकल का क्या रीजन है, आपका CO2 ज़्यादा हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट में, तभी हमें दिक्कत होती है, एडजस्ट होता है रिदम सेंटर में। और दूसरा हमारा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तब ये ज़्यादा का निशान है, तब हमारा अफेक्टेड होता है, तब। ओके, डिसऑर्डर। अब इस चैप्टर में थोड़ा सा मैं आपको डिसऑर्डर बता देती हूँ कि हमें रिस्पिरेशन की कौन कौन बीमारियां होती हैं। अस्थमा जैसे आप लोग सुने होंगे, ठीक है, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब बीमारी। जब मैं आप लोगों को बीमारियां पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था संक्रामक, असंक्रामक और एक आपका जेनेटिक। तो मैंने संक्रामक पढ़ा दिया था, जेनेटिक पढ़ा दिया था, मैंने बोला था असंक्रामक मैं उस चैप्टर के साथ फिनिश करूंगी, ठीक है। जैसे मुझे डाइजेशन वाला थोड़ा सा बताना, किसी दिन बता दूंगी, उसका मैं छूट गया था। तो डिसऑर्डर इसमें कौन हो, जैसे अस्थमा क्या होता है, अस्थमा में क्या होता है कि हमें डिफिकल्टी होती है, हमारे जो हमने बताया था आपके लंग्स में ब्रोंकियल एंड ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इन्फ्लोमेशन होता है इसमें, ठीक है, मतलब सूजन हो जाता है, जब कुछ भर जाता है, फूल जाता है, तो इससे क्या होता है, हमें सांस लेने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, क्या क्या रीजन है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकिया एंड ब्रोंक्यूल्स। क्या लिखे, पहले अस्थमा डाल दीजिए, अस्थमा, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आ जाना, जैसे होता नहीं, चोट आ जाना, कुछ भर जाना, फिलअप हो जाना, ये चीजें इन्फ्लामेशन। क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है किसमें, आपके ब्रोंकिया एंड ब्रोंक्यूल। अब जो पढ़ा होगा पीछे चैप्टर उसको समझ में आएगा, इसलिए पीछे का देखिए, ठीक है, ब्रोंकिया ब्रोंक्यूल्स क्या है, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इसीलिए हमें सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होता है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स। अब ये फिगर देख लीजिएगा जाके। दूसरा इम्फाइशिमा, जानते हैं जो सिगरेट स्मोकिंग होता है उसमें होता है इम्फाइशिमा, जिसमें क्या होता है कि आपका जो रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है। जब रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया, मैंने क्या बताया था कि जगह उसमें कम हो जाता है तो ऑक्सीजन भरने में दिक्कत हो जाती है, एल्वियोलाई वाल डैमेज हो जाते हैं, एल्वियोलाई वाल याद होगा, एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलाई बनाया था, वो सब जब डैमेज हो जाते हैं तो उनका रिस्पायरेटरी एयर भरने की क्षमता कम हो जाती है, और जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इम्फाइसिमा क्या होता है, रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाती है। रीजन क्या होता है कि जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो इस इम्फाइसिमा कहते हैं इसको,
एम्फाइसीमा, ठीक है। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि क्या होगा, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाएगा, ये कोरोनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाएगा, वॉल डैमेज हो जाएगा, ओके। एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाएगा और क्या होगा, रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगी। भाई जब एल्वियोलर में ही तो आपके, मैंने बताया था किसमें वायु भरा होता है, एल्वियोलर में ही ना। तो जब वो डिक्रीज होगा, डैमेज हो जाएगा, तो क्या होगा, रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज, रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटना, ठीक है। और इसका कारण क्या है, काज लिख लीजिए, काज हो गया आपका सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, यही रीजन होता है, ओके। और एक होता है बस ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, जैसे जो इंडस्ट्री में जैसे काम करते हैं, सैनिटरी इंडस्ट्री में, उनमें होता है। जैसे एक होता है इसमें कॉटन इंडस्ट्री में, वहाँ पे भी जब भर जाता है तो सांस लेने में, तो ये ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर सर्टेन इंडस्ट्री की वजह से होता है, ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्री में होता है, क्लियर। तो ये आप लिख सकते हो, लिख लो या समझ जो कि जो इंडस्ट्री में जो डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से होते हैं। तो आज का क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और जो भी आपको क्वेरी होगी तो प्लीज़ क्वेश्चन करिएगा फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।